विजन की 4 अगस्त की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। इंडिया रेज्ड कंसर्न ओवर नॉट बीइंग पार्ट ऑफ द यूएस लीड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप है, सो दैट हम क्या कर सके, जो मिनरल्स की जो सप्लाई है टू डिफरेंट कंट्रीज उसको स्टेबल बना के रखें। ठीक है, और डाइवर्स मतलब क्या होता है कि कोई भी कंट्री किसी एक कंट्री पे डिपेंडेंट ना हो। जैसे मोस्टली चाइना पे लोग डिपेंडेंट रहते हैं उसके इंपोर्ट्स पे, तो एक कंट्री पे डिपेंडेंट ना ले, तो इसको स्टेबल और डाइवर्स बनाने की बात कर रही। ठीक है, जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, इसका एम है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो वो क्या कर सकें, वो प्रोड्यूस होते रहें, प्रोसेस्ड होते रहें, रिसाइकल्ड होते रहें, सो दैट हम कंट्रीज़ की एबिलिटी को जान के उनको सपोर्ट करते रहें कि हम क्या कर सकें, अपने की आसपास अपनी जियोलॉजिकल सराउंडिंग्स का इकोनॉमिकली फुल उसको डेवलप कर सके और बेनिफिट भी पहुंचा सके। ठीक है, इसके अंदर 11 मेंबर्स हैं, कोरिया, यूएसए, कनाडा, जापान, जर्मनी, यूके, यूरोपियन कमीशन, फिनलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे। ठीक है, ये अलायंस, ये जो 11 मेंबर्स के अलायंस है, ये मिनरल्स की सप्लाई चेन पे फोकस कर रहा है, जिसके अंदर कोबाल्ट, निकल, लिथियम और इसके अलावा 17 रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। ठीक है, अभी क्रिटिकल मिनरल्स कौन से होते हैं, एक सेकेंड गाइस, यस। अब क्रिटिकल मिनरल्स कौन से होते हैं, वो मिनरल्स होते हैं जो हमारे असेंशियल, जो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी, जैसे आपका मोबाइल आप यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर कुछ जैसे बैटरी डलती है या और भी जो चीज़ें डल रही हैं, ठीक है, उसको बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर वो हमारे पास नहीं आएंगे तो ये एक रिस्क होगा ऑफ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। ठीक है, जो क्रिटिकल मेटल्स होते हैं इसको रेयर अर्थ ग्रुप में इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर ग्रुप ऑफ 17 मेटल्स हैं। ठीक है, ये केमिकली बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और इसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनको और ज़्यादा असेंशियल बना देती हैं, सो दैट वो हाई टेक्नोलॉजीज़ इस तरह के पर्पस में इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया ने काबिल और खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड को भी सेटअप किया था, सो दैट हम क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की सप्लाई को कंसिस्टेंट बना सके इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में। ठीक है, अब इंडिया के लिए ये ग्रुप ज्वाइन करना कितना क्रिटिकल था, ताकि इंडिया चाइना पे जो डिपेंडेंसी है क्रिटिकल मिनरल्स की उसको रिड्यूस कर सके, क्योंकि प्रेजेंटली चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और चाइना नियर अबाउट 16 क्रिटिकल मिनरल्स को प्रोड्यूस करता है और इम्पोर्ट भी करता है। ठीक है, एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, सो दैट इंडिया के जो मिलिट्री इंटरेस्ट है वो सिक्योर रहे। जैसे नियोडीमियम होता है जो गाइडेंस सिस्टम और लेजर्स में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो क्रिटिकल एलिमेंट्स होते हैं, दे आर वेरी क्रूशियल कंपोनेंट इन मोबिलिटी स्पेस, एज लिथियम जो निकल है वो बहुत ज़्यादा की कंपोनेंट है जो बैटरी टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इंडिया ने भी टारगेट सेट किया हुआ है इलेक्ट्रिकल व्हीकल की सेल को हमें पेनिट्रेट करना है 30% तक 2030 तक। इसके अलावा इंडिया का भी एम है कि हमें जीरो हाउस गैस एमिशंस जीरो करने हैं 2030 तक। और जो मेजर प्रोड्यूसर है क्रिटिकल मिनरल्स के वो कौन कौन है, इस नाम जरा आपको ध्यान से याद करना, चेल, इंडोनेशिया, कोंगो, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इंडिया ने बस यही शो किया कि भी यूएसए ने मेरे को अपना पार्ट नहीं बनाया। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है अभी लोकसभा में। अभी कहते को ये एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल है वो क्या करेगा, जो 2001 का एक्ट है उसको अमेंड करेगा, सो दैट हम एनर्जी को उसको कंजर्व अच्छे से कर सके। ठीक है, एफिशिएंट वे में यूज़ कर सकें और उसको कंजर्व कर सकें। ठीक है, इसके अंदर हम एनर्जी की कंजप्शन को रेगुलेट करेंगे। मतलब जैसे आपने देखे कि हम अप्लायंसेस की रेटिंग देते हैं 3 स्टार 4 स्टार। ठीक है, हमने किस तरह से ऐसी ट्यूब्स बनाई है, एलईडी बनाई है। ठीक है, क्यों बनाई है, ताकि वो लाइट आपको ज़्यादा देती हैं, ठीक है, लेकिन कंज्यूम एनर्जी कम करती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इक्विपमेंट्स, अप्लायंसेस, बिल्डिंग इंडस्ट्री, इन सब की एनर्जी कंजप्शन को रेगुलेट करेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हो इस बिल का सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे पंचामृत हैं उनकी अचीवमेंट फैसिलिटेट करनी है, जो इंडिया ने प्रेजेंट किया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में ग्लासगो, जो 2021 में हुई थी। इसके अलावा अपने रिन्यूएबल एनर्जी और डोमेस्टिक कार्बन मार्केट को डेवलप करना है, सो दैट हम क्लाइमेट चेंज से अगेंस्ट फाइट कर सके। इसके अलावा हमने न्यू कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करना है, जैसे कार्बन ट्रेडिंग। काफ़ी बार बताया कार्बन ट्रेडिंग में क्या होता है, ताकि ये इसलिए होता है ताकि हम अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस कर सकें। ठीक है, तो जो भी कंपनी अगर कम कार्बन फुटप्रिंट्स रिड्यूस करती है अपने टारगेट से, तो वो अपने एक्स्ट्रा फुटप्रिंट्स को सेल कर सकती हैं। इसके अलावा हमारा 2030 तक हमारा एम है कि हम 550 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर सकें। इस बिल के क्या प्रोविजंस है, सबसे पहले हमें क्या करना है, नॉन फॉसिल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करने हैं। ठीक है, और बिल में ऐड किया है गवर्नमेंट को may require the designated consumers to meet a minimum share of energy consumption from non-fossil fuels.
ठीक है। इसके अलावा कार्बन ट्रेडिंग बिल में एम्पावर किया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को स्पेसिफाई कर सकती है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, बिल के अंदर कुछ एनर्जी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड भी प्रोवाइड किए जाएंगे ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए। इसके अलावा इसके अंदर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए भी एप्लीकेबिलिटी आई है। इसके अंदर न्यू एनर्जी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड रेजिडेंशियल और ऑफिस के लिए भी आए हैं। इससे पहले जो एक्ट था उसके अंदर सिर्फ जो एनर्जी कंजर्वेशन कोड था वो सिर्फ कमर्शियल बिल्डिंग्स में ही लगता था, लेकिन अब रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में भी लगेगा, आपके घरों में भी, ठीक है। इसके अलावा कुछ व्हीकल और वेसल्स का भी स्टैंडर्ड सेटअप किया जाएगा। इसके अंदर कुछ व्हीकल्स को इंक्लूड किया जाएगा और कुछ वेसल्स को भी, जैसे शिप्स और बोट्स को भी। इसके अंदर कुछ और फीचर्स भी है। गवर्निंग काउंसिल की जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की जो गवर्निंग काउंसिल उसके मेंबर्स को इंक्रीज किया जाएगा। इसके अलावा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को पावर दी जाएगी कि वो ज़्यादा पावर दी जाएगी ताकि वो इसलिए अपने फंक्शंस कर सकें, ठीक है। अब ये एनवायरनमेंट की न्यूज़ है। इंडिया एड्स 10 मोर वेटलैंड डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट सो दैट टू मेक टोटल 64 साइट। अब हमारी इंडिया में टोटल 64 रामसर साइट्स हैं। ये जो न्यू साइट्स हैं उसमें जो 6 वेटलैंड्स हैं वो तमिलनाडु के हैं, एक गोवा का है, एक कर्नाटका का, एक मध्य प्रदेश और एक उड़ीसा का, ठीक है। इंडिया कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी से रामसर कन्वेंशन का, जिसमें हमने ये कन्वेंशन ये हुआ था 1971 में साइन हुआ था, ठीक है। अभी तक 64 वेटलैंड्स को डेजिग्नेट कर चुके हैं एज अ रामसर साइट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। वेटलैंड्स वो लैंड्स होते हैं जो मतलब जो बीच के होते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक सिस्टम के बीच के होते हैं, ट्रांजिशनल बोलते हैं लैंड, जहाँ पे वाटर टेबल यूजली नियर द सरफेस होता है या फिर वहाँ पे अगर लैंड है वो थोड़ा सा पानी से भरा हुआ होता है, ठीक है। अगर हम 10 के 10 वेटलैंड्स के नाम पढ़ते हैं, सबसे पहले कुंठाकुलम बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में मैन मेड वेटलैंड है। ये बर्ड और बायोडाइवर्सिटी एरिया है जो कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का पार्ट बनता है। यहाँ की जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है वो फ्लेमिंगो है, पेंटेड स्टॉक, पार हेडेड गूस है। इसके अलावा सतकोसिया गोरजीका उड़ीसा में है। ये मेनली यहाँ पे महानदी रिवर के आसपास फैला हुआ है। यहाँ पे 2 बायोग्राफिक रीजन्स मिलते हैं, डेक्कन पेनिनसुला का भी और ईस्टर्न घाट्स भी। यहाँ पे जो स्पीसीज है वो घड़ियाल, ग्रेट इंडियन स्कीमर। तो गाइस इसकी इंपॉर्टेंट स्पीसीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है नंदा लेक जो कि गोवा में है। मेजोरिटी जो ये एरिया है वहाँ फ्रेश वाटर मार्शेस का है जो जुआरी रिवर के आसपास पड़ता है। और यहाँ की जो स्पीसीज है वो ब्लैक हेडेड ईवीज है, वाइट हेड स्वेलो, कॉमन किंगफिशर एक्सेट्रा। गल्फ ऑफ मन्नार मराइन बायोस्फीयर रिजर्व ये तमिलनाडु में पहला मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया का है। ये साउथ ईस्टर्न कोस्ट लाइन में सिचुएटेड है और यहाँ की जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है वो डुगोंग है, वेल, शार्क, सी हॉर्सेस, हॉक्सबिल, टर्टल, ठीक है। नेक्स्ट है रंगाना थिटू बर्ड सेंचुरी जो कि कर्नाटका में है। इसको एज एन इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया पे एनलिस्टेड किया गया बाय बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा। इसके जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है वो मुगर क्रोकोडाइल, स्मूथ कोटेड ऑटर, हम्पबैक मशीन। नेक्स्ट है वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो कि तमिलनाडु में ह्यूमन मेड इनलैंड टैंक है। ये इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया का भी पार्ट है। माना जाता है कि इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था पांड्या किंग वीरनारायण के समय में। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है वो इंटरमीडिएट इग्रेट है, इंडियन पोन हीरोन है। नेक्स्ट है विलोर बर्ड सेंचुरी जो अगेन तमिलनाडु में है। इसको पहले बोला जाता था पेरियाकुल में येरी। ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का पार्ट बनता है। देखो ये भी इंपॉर्टेंट हो रहा है कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का कौन कौन पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है वो वाइब्रेंट विंगेड पिनटेल डक्स एंड पेलिसन्स है। नेक्स्ट है सिरपुर वेटलैंड जो कि मध्य प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट नेस्टिंग प्लेस है कुछ माइग्रेटरी और रेजिडेंशियल बर्ड्स का। यहाँ पे जो स्पीसीज पाई जाती है वो रॉक पिजन, लाफिंग डव एंड कैटल इग्रेट। नेक्स्ट है वेदांतागल बर्ड सेंचुरी अगेन तमिलनाडु में है। इसको अगेन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया रिकॉग्नाइज किया गया इंटरनेशनली। यहाँ पे जो लोकल पीपल है वो यहाँ के मैन्योर रिच वाटर से बेनिफिट पहुँचाते हैं और एग्रीकल्चर ईल्ड भी इंक्रीज़ करता है। जो यहाँ का एक लेक है मल्टीपल फोल्ड लिक्विड गुएना इफेक्ट, ठीक है। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पीसीज है वो कॉर्मोरेंट्स, इग्रेट्स, ग्रे हिरन, ओपन बिल्ड, स्ट्रॉक डार्टर, स्पून बिल है। नेक्स्ट है उद्यामा मर्थनदमपुरम बर्ड सेंचुरी के तमिलनाडु में। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेजिंग है, ब्रीडिंग ग्राउंड है और फॉर सेवरल स्पीसीज ऑफ वाटर बर्ड। यहाँ की जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है वो ओरिएंटल डर्टर, ग्लोसी इबिस, ग्रे हेरन, ये सब है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स इंडिया अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो गाइस ये जो न्यूज़ है अगेन एनवायरनमेंट में ही कवर होगी। देखो इंडिया का जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, देखो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या होता है, मतलब कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पे इंडिया मीटिंग करता है और कंट्रीज़ के साथ। वहाँ पे इंडिया बोलता है कि हाँ मैं ये कंट्रीब्यूट करूँगा अपनी तरफ से, ठीक है। तो ये है, तो अभी क्या है इंडिया ने अपने जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन उसको अपडेट किया है और ये उसने अपडेटेड करके यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को कम्युनिकेट कर दिया, बता दिया। इससे क्या है कि जो इंडिया की कंट्रीब्यूशन है सो दैट वो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो लड़ाई कर रहा है
उसको अचीव करने में जो उसके एफर्ट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, जो उसने एग्री किए हुए हैं अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। इससे होगा इंडिया के जो एग्जिस्टिंग नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है वो अपडेट होंगे। इससे जो हमारा पंचामृत जो हमारा वो था एम था, जो अभी अनाउंस किया गया है COP26 में, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है, उससे हम और अपने क्लाइमेट टारगेट्स को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा हम हेल्थी और सस्टेनेबल वे में जीना स्टार्ट करेंगे, जिसको कॉल्ड लाइफ दैट इज़ अ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इस कमिटमेंट से ये भी हम शो करेंगे कि इंडिया जल्दी ही अपना जो लॉन्ग टर्म गोल है कि हमें नेट जीरो कार्बन एमिशन पहुंचना है, ठीक है, वो भी हम पूरा करेंगे। इसके अलावा इंडिया के जो अपडेटेड नेशनल डिटरमिन ये जो कंट्रीब्यूशन है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स टू 2021 टू 2030 थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स, जो कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स की होती है और जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज सपोर्ट करती हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो कौन कौन से क्लाइमेट टारगेट्स हैं हमारे और एग्जिस्टिंग कौन से न्यू कौन से हैं, ठीक है। अभी जो टारगेट फॉर 2030 है वो है एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन, ठीक है, जिसके एग्जिस्टिंग कौन से थे, एग्जिस्टिंग के अंदर क्या था, हमें जो 33 to 35% अपने एमिशंस को रिड्यूस करना था। अभी जो हमने अपडेटेड किया 2022 में, अब उसमें हम बोल रहे हैं कि हम 45% रिड्यूस करेंगे 2005 के लेवल से अपने एमिशंस। प्रोग्रेस किया है, हम 2016 में ही ऑलरेडी 24% टारगेट मतलब रिडक्शन अचीव कर चुके थे और माना जा रहा है कि अभी हम 30% तक रीच कर चुके हैं, ठीक है, मतलब 2000। इसके अलावा नॉन फॉसिल फ्यूल के शेयर कितना है हमारी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी में, मतलब कि रिन्यूएबल कितना है हमारा। पहले हमारा कंट्रीब्यूशन था कि हम 40% तक करेंगे, लेकिन अब हमने अपडेट करके 50% कर दिया है और जून 2022 के एंड में हम ऑलरेडी 41.5% अचीव कर चुके हैं। इसलिए हमने खुद अपने कंट्रीब्यूशन अपना टारगेट है उसको हमने अपडेट कर दिया। कार्बन सिंक का मतलब क्या होता है, जो कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे आपके व्हीकल से कार्बन एमिशंस आते हैं, लेकिन उनको एब्जॉर्ब कौन करते हैं, पेड़ एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर बॉडीज़ अब्जॉर्ब करती हैं। तो हमें उस तरह की चीज़ें बनानी, जब भी हम बोलते हैं एफॉरेस्टेशन करो, क्यों, क्योंकि उस तरह की चीज़ें क्या होती हैं जो हमारा वो क्या करती हैं, कार्बन को कैप्चर करती हैं, ठीक है। हमने ऑलरेडी बोला था कि हम 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ एडिशनल सिंक को क्रिएट करेंगे एफॉरेस्टेशन के थ्रू। इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, प्रोग्रेस भी अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। अब जरा हम ये भी पढ़ लेते हैं प्राइम मिनिस्टर के पंचामृत कौन कौन से थे, ठीक है। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा पंचामृत है क्या, ये एक चीज़ है जिसको प्राइम अनाउंस किया है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में, और ये कहाँ हुई थी, ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। प्रॉमिस क्या था इसमें कि हमें जो नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है वो 500 गीगावाट करनी है, ठीक है। ये क्या इसमें इंक्लूड है नेशनल डिटरमिनेंट कॉन्ट्रीब्यूशन में नॉट। इसके अलावा हमने बोला था कि एटलीस्ट जो 50% जो हमारी टोटल इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से आएगी, तो इसको इंक्लूड किया है। इसके अलावा हमारा है कि हमने 1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को डिक्रीज़ करना है अभी और 2030 तक, इसको भी नॉन इंक्लूड नहीं किया। जैसे हमने बोला था कि हमें 45% रिडक्शन करनी है अपने एमिशंस में बाय 2030, इसको इंक्लूड किया है। नेट ज़ीरो स्टेटस करना है 2030 को, ये कभी स्टेटस था ही नहीं किसका, नेशनल डिटरमिन्ड गोल्स का। अब हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़। पार्लियामेंट्री पैनल क्रिटिसाइज गवर्नमेंट फॉर एब्सेंस ऑफ पॉलिसी ऑन इंडियन डायस्पोरा, ठीक है। देखो इंडियन डायस्पोरा क्या है, मतलब जो इंडिया का इंटेलिजेंसिया है जो डिफरेंट कंट्रीज़ में रहता है, जैसे आपके बड़े बड़े प्रोफेसर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए या फिर और लोग हो गए, ठीक है। अभी क्या कमिटी ऑन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट किया ऑन द वेलफेयर ऑफ इंडियन डायस्पोरा पॉलिसीज एंड स्कीम, ठीक है। तो इसमें कमेटी के क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। इन्होंने बोला है, देखो सिंपल बात की है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसने अपनी रिपोर्ट बना दी, तो जो पार्लियामेंट की जो डिफरेंट कमिटीज़ हैं उन्होंने सुनी, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री पैनल ने बोला है कि हमारे पास कोई पॉलिसी ही नहीं है इंडिया के डायस्पोरा को लेके, तो इसको क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है। तो इस कमेटी की ऑब्जर्वेशन ये थी कि हमने कोई भी क्लियर कट पॉलिसी नहीं है कि किसके थ्रू हम इंडिया के डायस्पोरा को एंगेज कर सके अपने एक साथ, ठीक है। इंडिया के डायस्पोरा का क्या ऑथेंटिक डाटा है वो भी अभी तक मिनिस्ट्री के पास अवेलेबल नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। इसके अलावा जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में बहुत बड़ी कमी है, ठीक है, क्योंकि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसके अलावा कोई भी स्टेप्स नहीं लिए गए जिसके अंदर हम अपने इंडियन डायस्पोरा की स्किल्स को यूज़ करके अपने इंडियन के वर्कर्स को हम क्या कर सकें, मतलब कि अच्छा बना सकें, ठीक है, या उनकी कॉम्पिटेंसीज बना सकें, ठीक है। रिकमेंडेशन क्या कमेटी की, उन्होंने ये बोला कि जल्द से जल्द एक डॉक्यूमेंट बनाओ जिसके अंदर सभी प्रिंसिपल रखो कि किस तरह से हम इस कम्युनिटी के साथ और अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं, ठीक है।
कितने जो इंडियन मिशन है अब्रोड हैं वो किस तरह से प्रोएक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं हमारी खुद की कंट्री में आके बाय डेवलपिंग क्लोजर कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी। ठीक है, अब आप देख रहे हो इंडिया के लोग हैं जो किसी और कंट्री के मिनिस्टर बन रहे हैं, अच्छी अच्छी पोजीशंस पे जा रहे हैं। ठीक है, किस तरह से हम कम्युनिटी वेलफेयर विंग को एस्टेब्लिश कर सकते हैं इन ऑल इंपॉर्टेंट इंडियन मिशन पोस्ट ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। वन स्टॉप सेंटर्स बनाओ जिसके अंदर हम इंडिया की वुमेन जो, क्योंकि अब आपने देखा एक केस चल रहा है जिसमें जो इंडियन वुमेन अब्रॉड में रहती है उनके ऊपर भी डोमेस्टिक वायलेंस चलता है। ठीक है, तो वन स्टॉप सेंटर्स उन लेडीज़ के लिए बनाना चाहिए जो बाहर रह रही है, अब्रॉड में रह रही है, और उनकी भी हम हेल्प कर सकें। ठीक है, एंड इट शुड बी लॉन्च इमीडिएटली। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन स्कीम आनी चाहिए उन वर्कर्स के लिए जो उन्होंने अपनी जॉब्स पेंडेमिक की वजह से खो दी है या किसी और डिजास्टर की वजह से, और उनके लाइवलीहुड को सिक्योर करने के लिए। इसके अलावा वेरियस इनिशिएटिव लिए गए हैं जैसे प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी कौशल विकास योजना, कम्युनिटी वेलफेयर फंड। ठीक है, अब आप देख सकते हो इंडिया का जो डायस्पोरा है वो हमारी 18 मिलियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में है और 30 मिलियन एनआरआईज हैं। सबसे ज़्यादा इंडिया से ही है जो किसी और कंट्री में रहता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर रेमिटेंस की रिपोर्ट देखें, मतलब किसी और कंट्री से इंडिया कहाँ पैसा आ रहा है, इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसा आता है किसी और कंट्रीज से, और इसका जो रेमिटेंस है वो 2.6% तक ग्रो हो जाएगा 2022 में। फाइन, अब हम पढ़ते हैं छोटे छोटे न्यूज़ पे। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सुरेश पटेल को अभी न्यू जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के कमिश्नर बने हैं उनको सुरेश पटेल बने हैं। स्टैचुटरी बॉडी है 1964 में सेटअप हुई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देती है किस तरह से जो करप्शन के केसेस आप उनको देख सकते हो। सीबीसी कमिश्नर के अंदर चेयरपर्सन होता है और 2 से ज़्यादा कमिश्नर्स नहीं होते एज अ मेंबर्स। ठीक है, इनको कौन अपॉइंट करते हैं, इनको 3 मेंबर कमेटी की रिकमेंडेशन पर अपॉइंट किया जाता है, और इन 3 मेंबर में कौन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होते हैं, और लोकसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। ठीक है, इनको अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हर हैंड एंड सील। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पॉलिटी पढ़ते होंगे तो पता होगा। नेक्स्ट है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। अभी के जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम है उन्होंने राज्यसभा को इन्फॉर्म किया है अबाउट द लो कन्विक्शन रेट अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, ओनली जो 2.2% केस है उनको रजिस्टर्ड किया गया इन 3 सालों में। 2019 की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के द्वारा, जो कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने बताया था, जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो अरेस्ट हुए थे इस एक्ट के अंदर वो 1948 हुए थे। यूएपी को इनेक्ट किया गया था सो दैट हम कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी जो होने वाली हैं किसी इंडिविजुअल एसोसिएशन है तो उसको पहले ही प्रिवेंट कर सके, चाहे वो टेररिस्ट एक्टिविटी हो या कुछ और मैटर से रिलेटेड। ठीक है, दोनों इंडियन नेशनल और फॉरेन नेशनल्स इनको इस एक्ट के अंदर आप अरेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखना फॉरेन नेशनल्स को भी। नेक्स्ट है लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। अभी क्या है, जो ये रेट है उसको ये बढ़ के सबसे हाईएस्ट हो गया सिंस 2008। ग्लोबल रेफरेंस रेट होता है जिसके अंदर आप अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म बोरिंग ले सकते हो। मतलब अगर आपको इंडिया के बैंक को, मतलब इंडिया का बैंक तो नहीं बोलूँगी, जो हमारा आरबीआई है, अगर उसे किसी और के सेंट्रल बैंक से पैसा चाहिए तो शॉर्ट टर्म टाइम पे जो बोरिंग चाहिए, पैसा उधारा चाहिए कितने इंटरेस्ट रेट पे, तो वो सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। ये एक तरह का बेंचमार्क आता है इसी के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को आप सेट करते हो। ठीक है, इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है बाय इंटर कॉन्टिनेंट एक्सचेंज। इसके 5 करेंसीज कंप्यूट की जाती है, स्विस फ्रैंक, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, जापानीज येन और यूएस डॉलर। ये इंडिकेटर होता है हेल्थ ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, इंडियन इक्विवेलेंट इज नोन एज, इंडिया का भी एक मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया कैलकुलेट करती है। नेक्स्ट है बायोमाइनिंग। एक रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गाजीपुर डमसट जो कि दिल्ली है, वहाँ पे जो वेस्ट है उसको बायोमाइंड जो किया जा रहा है वो सिर्फ 6.8% किया जा रहा है। बायोमाइनिंग में मतलब ये होता है जहाँ पे जो गार्बेज है उसको बायो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ट्रीट किया जाए और नेचुरल एलिमेंट्स के द्वारा, जैसे लाइट हो गया, सनलाइट और एयर हो गया, सो दैट जो बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट्स है वो अपने भी ब्रेक डाउन हो जाए। जो मेटल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं बायोलीचिंग से वो गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, कोबाल्ट, यूरेनियम, जिंक को निकल के जाते हैं। 100% बायोमाइनिंग होनी चाहिए वेस्ट की, तभी इसी प्रॉब्लम का यही सोल्यूशन है जो इतना ज़्यादा वेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है काउंटर टेररिज्म कमेटी। इंडिया ने करंटली क्या किया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है उसको चेयर किया 2022, और इसके अंदर वो 15 अदर नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल को के डिप्लोमेट्स को होस्ट करेगी इंक्लूडिंग यूएसए, चाइना एंड रशिया। ठीक है, फॉर स्पेशल मीटिंग। काउंटर टेररिज्म कमेटी किसकी है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की है। इस कमेटी को सेटअप किया गया था 2001 में जब 9/11 अटैक हुए थे यूएसए में। इसका काम ये है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी रेजोल्यूशन की जो भी चीज़ें होती हैं उसको इम्प्लीमेंट करती है या नहीं, उसको मॉनिटर करती हैं, और ये कंट्रीज़ को बोल भी सकती हैं कि आप इस तरह के मेजर्स अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट करो, सो दैट वहाँ का लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क अच्छा हो, सो दैट वो कंट्री टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को काउंटर कर सके अपनी कंट्रीज़ में। ठीक है,
नेक्स्ट है सेक्रेड स्कीम, दैट इज द सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड पावर ने एक सेक्रेड स्कीम को लॉन्च किया, जिसके अंदर हम चाह रहे हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, तो उनको उनकी इस पोर्टल के थ्रू उनको रोजगार दिया जाए। ठीक है, इसके अंदर एक तरह का ये मार्केट प्लेटफॉर्म होगा जो जॉब प्रोवाइडर और जॉब सीकर्स को आपस में जोड़ेगा, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स की हेल्प करेगा सो दैट वो अपनी जॉब पा सकें। नेक्स्ट है स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस। ये एक न्यू इनोवेटिव स्कीम है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड की, जो कि एक स्टैच्यूटरी बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। ये रिसर्च सपोर्ट करती है एक्टिव रिसर्चर्स जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्चर्स, उनको जैसे कुछ R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट काम करके इन द एरियाज ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड क्वान्टिटेटिव सोशल साइंस। ठीक है, तो कहीं 4 अगस्त की डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय, टाटा। सेकेंड